ज़िंदगी सिर्फ एक सोशल मीडिया रील्स नहीं है, ज़िंदगी बियॉन्ड है। ज़िंदगी सिर्फ ये नहीं है कि आप डिजिटल पे कितना शो करते हो, ज़िंदगी ये है कि हर महीने आपके हाथ पे पैसे आने चाहिए कि आप अपना परिवार चला सको, अपना पेट चला सको और अपने सपने पूरे कर सको। अब ये 4 साल में मैंने सीखा है कि खुद को शांत रखो, चीज़ें अपने आप वर्कआउट होंगी। वो कहते हैं ना, सरेंडर करना होता है भगवान जी के सामने कि यार अब तू देख ले। अब वो वाला सीन है कि मैं मेहनत कर रही हूँ, अब तू देख ले। लीजेंड विद हरीश शर्मा में हम एक बार फिर से हाजिर हैं एक नई सक्सेस के साथ। हमारे साथ हैं मिस इंडिया 2021 मान्या सिंह। इन्होंने एक ऐसा सपना देख लिया जिसको देखने की इजाज़त उनको नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी बातें हम करेंगे उनके साथ। मान्या सिंह, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, शुक्रिया। ये सपना जो आपने देखा, जो आपने पूरा भी किया, उसको देखने की हिम्मत कैसी हुई आपकी? सपने हैं, हिम्मत नहीं करेंगे तो सपने देखेंगे कैसे? अब दो सपनों की दो परिभाषा होती है। एक जो आप रात में जब सोते हो तब आपको सपना आता है, और एक जो आपको सोने नहीं देता। अब जो आपको सोने नहीं देता उसके लिए हिम्मत चाहिए जब आप कोई चीज़ करते हो, क्योंकि आपको कोई भी चीज़ का वैल्यू होता है, इसके लिए सैक्रिफाइसेस करने होते हैं। और हाँ, मुझे चाहिए था कि मैं आम लोगों की तरह ज़िंदगी नहीं बितानी। मुझे अपने आप में एक खुद के लिए एक रास्ता बनाना है जिसका कोई एंड ना हो। तो मैं चलना शुरू कर दिया मैंने, तो ऐसी ही जर्नी चलती रही। मुझे लगता है कि आपने ये हिम्मत करके और ये सपना देख के और सपने को साकार करके, दो मैं इसको पॉजिटिवली भी देख सकता हूँ और नेगेटिवली भी देख सकता हूँ। पॉजिटिव ये देख सकता हूँ कि आपने उन बच्चों को जो एकदम निम्न परिवार से आते हैं उनको सपना देखने का एक मादा दिया है, एक हिम्मत दी है। दूसरी तरफ मैं ये भी बोल सकता हूँ कि उन पर एक बहुत प्रेशर भी है अब। नहीं, ऐसा नहीं होता कि आप मैं बहुत सेल्फिश हूँ, खुदगर्ज इंसान हूँ। मुझे खुद के लिए करना था। मुझे नहीं पता था कि मैं लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनूंगी या लोग मुझसे इंस्पायर होंगे। मुझे मेरी जर्नी चाहिए थी, मुझे हौसला देना था, खुद के लिए जीना था। मुझे शादी करके एक जगह एक ग्लास जो होती ना उसमें फ़िक्स नहीं होना था, तो मैंने अपने लिए किया है। तो मैं कभी भी ये प्रेशर नहीं लेती हूँ खुद पे कि अरे सामने वाले पे प्रेशर होगा। मैं सक्सेसफुल हुई तो सबके पेरेंट्स बोलेंगे कि अरे उनकी लड़की हो गई, तुम नहीं कर पाए, जो कि मेरे घर में भी होता है मेरे छोटे भाई को लेके। लेकिन वो हर इंसान का एक अपना डिसीजन होता है ना, एक अपनी मुझे क्या करना है। अगर वो मेरे हिसाब से या कंपैरिजन के हिसाब से करो तो उसमें मेरी गलती नहीं है। नहीं, वो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आप जैसे परिवार वालों को, उन बच्चों को हिम्मत भी मिली है और उन पर प्रेशर आया है, मैं इसी बात कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन हिम्मत मिली है तभी तो वो कुछ करेंगे। अगर उनके सामने कुछ चीज़ें ऐसे बहुत सारे क्यों मेरी स्टोरी बहुत फेमस हुई या क्यों मेरी स्टोरी लोगों तक गई, क्योंकि लोगों को लगता है कि हम जैसे लोग जो लोअर स्टेटस से आते हैं, लोअर मिडिल क्लास से फैमिली से आते हैं, उनका तो कुछ हक ही नहीं है ना सपना देखने का। तो वो हमारी प्रॉब्लम या लोअर मिडिल क्लास की प्रॉब्लम नहीं है, ये मेंटालिटी सोसाइटी ने थोप के रखी है। इसलिए मेरी स्टोरी आगे गई, इसलिए मेरी स्टोरी बाहर जाके लोगों तक पहुंची। एंड ये पॉजिटिवली इम्पैक्ट करता है, पॉजिटिवली एक प्रेशर भी डालता है सामने वाले पे कि यार ज़िंदगी सिर्फ एक सोशल मीडिया रील्स नहीं है, ज़िंदगी बियॉन्ड है। ज़िंदगी सिर्फ ये नहीं है कि आप डिजिटल पे कितना शो करते हो, ज़िंदगी ये है कि हर महीने आपके हाथ पे पैसे आने चाहिए कि आप अपना परिवार चला सको, अपना पेट चला सको और अपने सपने पूरे कर सको। क्योंकि आम ज़िंदगी अगर आप देखोगे तो लोग सिर्फ भाग रहे हैं, उनको कुछ ना कुछ चाहिए, उनको कमाना है, उनको जीना है, 2 वक्त की रोटी खानी है। मुझे 2 वक्त की रोटी नहीं खानी, मुझे बहुत बड़ा करना है और मैं हूँ यहाँ पे बड़ा करने के लिए। तो ये अगर प्रेशर के रूप में आता है तो आई एम ग्लैड, क्योंकि कभी कभी प्रेशर भी बहुत अच्छा होता है। और अगर ये इंस्पिरेशन आता है तो ये और भी अच्छी बात है, क्योंकि प्रेशर हो या इंस्पिरेशन, काम तभी होता है जब आप डिसिप्लिन में प्रैक्टिस करते हो, चाहे वो कुछ भी हो। क्या बदला मिस इंडिया बनने के बाद? बहुत कुछ बदला। आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, वो बदला। मैं एक नॉर्मल लड़की थी, अब लोग मुझे मान्या सिंह जानते हैं। पहले मैं मिस इंडिया के तौर पे जानी जाती थी कि ये मिस इंडिया है, इनकी स्टोरी बहुत फेमस है।
फिर अब धीरे धीरे आज 4 साल हो गए, 2021 में मैं क्राउन हुई थी फरवरी में। अब मुझे लोग मान्या सिंह के नाम से जानते हैं। हाँ, टैग भी है और उसके बाद भी बहुत काम किए, लोगों तक पहुँची, लोगों का प्यार मिला और आम लोगों के साथ साथ इन जो लोग एक्चुअली इस्टेब्लिश हैं उन्होंने भी बहुत अच्छे तरीके से एक्सेप्ट किया। तो बहुत कुछ बदला, लाइफस्टाइल बदली, फैमिली के लिए एक वो कहते हैं ना प्राउड, गर्व की बात है। तो ये तो शायद मेरी पूरी ज़िंदगी का ये है कि मेरे पोते होंगे तो भी बोलेंगे कि मेरी दादी मिस इंडिया थी। तो बदलाव तो बहुत बड़ा आया है। मुझे बताइए कि जो ये तमंगा था आपका 2021 का मिस इंडिया का रनर्स अप का, वो उस समय भी और आज भी मिस इंडिया रनर्स अप मान्या सिंह को सब जानते हैं। वो बेचारी जो जीती थी फर्स्ट और थर्ड, वो उनका नाम कोई नहीं जानता। तो कैसा लगता है? नहीं, वो सबके हिस्से की बात है। जिस टाइम पे मैं बनी थी 3 लड़कियां थी, मानसा, मनिका और मैं। मानसा को मिस वर्ल्ड मिला था जहां वो जाके इंडिया को रिप्रेजेंट करा था उन्होंने। मनिका को मिस ग्रैंड इंडिया मिला था जहां उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। और मुझे आम तौर पे इंडिया मिला था कि मैं हर एक चेहरे को इंडिया में रिप्रेजेंट कर रही थी। तो हम तीनों के हिस्से की जो भागीदारी थी, हमारे मेहनत की भागीदारी थी, हमें मिल गई। लोग, बात ये है कि मैं अपने स्केल पे बहुत फेमस हो गई तो लोगों ने पहचाना, उन्होंने भी कुछ किया अपने देश के लिए, तो हर किसी के हिस्से का मिल गया। ऐसा नहीं कि मुझे ज़्यादा मिला उनको कम मिला। हम 2021 के लकीएस्ट बैच थे क्योंकि हम 3 मिस इंडिया बनी थी और तीनों को कुछ ना कुछ मिला था। लेकिन आपको नहीं लगता कि वो जो एक ऑटो वाली की बेटी ने जो पूरी लाइमलाइट इंडिया भर में उन लोगों से छीन ली और वो सारी आपको मिल गई, तो वो आपको नहीं लगता कि एक उसके लिए क्या कहना है? मैंने कुछ नहीं छीना। मुझे ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से जो जितनी मेहनत करता है उसके हिस्से की सक्सेस उसको मिल जाती है। कहते हैं ना कि किसी के हिस्से का कोई खा नहीं सकता। सिमिलरली मुझे लगता है मेरे हिस्से का मुझे मिला, उनके हिस्से का उनको मिला। यही ज़िंदगी है। ये ना मेरे हाथ में था, ना आपके हाथ में था, ना लोगों के हाथ में था। जिसकी जो कहते हैं ना, मैं किस्मत पे उतना नहीं भरोसा रखती, लेकिन जिसने जितनी अपनी दिल जान मेहनत डाली उसको उसके हिस्से का मिल गया। जब मिस इंडिया का जो कॉन्टेस्ट होना था उसमें जब आप पहली बार पहुंची तो आपकी जैसा कोई दूसरा भी था वहाँ? नहीं, यूजुअली बहुत मैं तो बहुत रॉ गई थी। मतलब मुझे पता था क्या क्या करना है, बट मैं उतना कहते हैं ग्रूमिंग नहीं थी मेरी। मुझे सिर्फ करना था। मुझे कोई रास्ता नहीं पता था कि ऐसे करना है, ये करना है, ऐसे उठना है, ऐसे बैठना है, ऐसे बात करनी है, ऐसे खाना है, कुछ नहीं। मुझे सिर्फ करना था। जैसे अर्जुन की नज़र सीधा आँख पे रहती है, वैसे मेरी थी मिस इंडिया के ग्राउंड पे। तो मेरी तरह मुझे नहीं पता कौन के, मुझे इतना पता था मेरे जैसे मेहनत करने वाला कोई नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे क्या चाहिए। तो मैं वहाँ जितने हम 15 दिन रुके थे एक साथ में, मैं किसी से भी बात नहीं करती थी। मैं अपना मुझे सीखना था कि मुझे स्टेज पे कैसे बात करनी है। तो मैं सारे दिन के ग्रूमिंग के बाद मैं आके फ़ोन खोल के बैठ जाती थी। मैं प्रियंका चोपड़ा को सुनती थी बात करते हुए, लारा दत्ता को सुनती थी, सुष्मिता सेन को सुनती थी, और वही मेरा लर्निंग प्रोसेस था। एंड आई थिंक वही चीज़ मुझे यूनिक बनाता था, क्योंकि मुझे नींद नहीं आती थी, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे क्या करना है। तो मैं हर कोई अपने आप में यूनिक होता है, और मुझे लगता है मैं उस वे में यूनिक थी। तो वो जो कॉन्टेस्ट था, जितने भी आप लोग थे, उसमें कोई आपकी दोस्त नहीं बनी जो अभी तक है? नहीं, मैं दोस्त नहीं बनाती। मैंने बोला ना, मैं खुदगर्ज इंसान हूँ। नहीं, वैसे भी नहीं बनाती? मैं ऐसे भी नहीं बनाती। मुझे लगता है कि दोस्ती एक बोझा होती है, आपको कैरी करना पड़ता है। और मैं शेर अकेला होता है ना, मैं वही हूँ। मैं अकेले जाती हूँ। मुझे अपने कंधे पे दोस्ती का बोझा नहीं चाहिए। मुझे ये नहीं चाहिए कि अरे तू मिलने नहीं आई, तू मिलती नहीं है, तू मुझे कॉल नहीं करती है। ये सब मुझे लगता है कि समय व्यर्थ है। मेरी एक ही दोस्त है 12 साल से, शाहीन, और वो आज तक वही है। हम रोज़ नहीं मिलते, हम 6 महीने पे एक बार मिलते हैं। ज़रूरत पड़ती है तो कॉल करते हैं, नहीं ज़रूरत पड़ती तो नहीं कॉल करते हैं, लेकिन हम एक दूसरे में एक ही हैं कि उसकी ज़िंदगी में भी मैं हूँ, मेरी ज़िंदगी में वो है। तो मैं दोस्त नहीं बनाती। हाँ, मैं सबके लिए रहती हूँ। अगर मेरे बैच में से या आगे की कोई जो मिस इंडिया बनी है
उनसे अगर मैं कभी टकराती हूँ तो मैं सीधा बोलती हूँ कि अगर आपको कोई ज़रूरत हो तो मुझे कॉल करना, मैं बॉम्बे में रहती हूँ, मैं आपकी मदद करूँगी, लेकिन दोस्ती नहीं। उनको नहीं पता है ये, बट मैं दोस्त नहीं बनाती, मैं सिर्फ अवेलेबल रह सकती हूँ, हेल्पफुल हूँ मैं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं किस दौर से गुजरी हूँ, तो मुझे पता है कि सामने वाले को कितनी तकलीफ़ होती होगी, लेकिन मैं दोस्त नहीं बनाती। आपको कुछ ऐसी जानकारी है कि आपके रनर्स अप होने के बाद क्या आपके स्तर की, मतलब लोअर मिडिल क्लास की या लोअर क्लास की कोई और लड़की जीती है क्या, या पहुंची है वहाँ पर? नहीं, मेरे बनने के बाद मैंने 2-3 लड़कियों को गाइड भी किया है, अच्छा। बट आई नो कि वो स्टेज बहुत डिफ़िकल्ट है। लाइक आप 1.2 बिलियन कंट्री में से सिर्फ 3 लड़कियां चूज़ करते हैं, ये 1 सक्सेस रेट भी नहीं है, ये सक्सेस रेट नामुमकिन के बराबर है। और किसी को नहीं पता कि कौन क्या कर रहा है, क्यों मिस इंडिया बनते हैं, कैसे बनते हैं, उनको क्या चाहिए। तो आज तक क्या मेरे से पहले भी कोई नहीं बनी थी, और ना ही आज तक मेरे बाद बनी है। और मैं ये इस चीज़ पे प्राउड नहीं करती, मुझे दुख होता है, क्योंकि बहुत जब आप आगे जाते हो तो लोग आपका पैर पीछे खींचते हैं। तो इट्स द सेम वे कि लोग आगे नहीं बढ़ने देते हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स और कंपटीशन का ज़माना है। तो ये दुख भी होता है कि यार कितनी मेरे जैसे मेरी स्तर की लड़कियां जब हैं जो चाहती हैं आगे जाना, बट वो नहीं कर पाती, क्योंकि उनको सही सोर्स नहीं है। उनको एक्चुअली पता नहीं है कि मिस इंडिया में क्या ज़रूरत होती है। सबको लगता है कि आप बहुत सुंदर दिखने चाहिए, लंबे होने चाहिए, बट ऐसा कुछ नहीं है। आपको कंपटीशन, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए, आपकी पर्सनालिटी वैसी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपको कंपटीशन में जाने का पर्पस क्या है। और आप अपने आप कहते हैं ना कि मेहनत सब करते हैं, सपने सब देखते हैं, तो आप में यूनिक क्या है। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप अपने आप से कितना ईमानदार हो, जितना आप अपने आप से ईमानदार होगे ऊपर वाला आपका साथ देता है। तो आपने जब ये पहली बार सोचा कि मुझे मिस इंडिया के कॉन्टेस्ट में जाना है, तब उस समय कहाँ थी आप, जब सबसे पहली बार कभी ऐसा ख्याल आया हो कि? मैं बस ऐसे नहीं, बॉम्बे में थी या गांव में थी या तब तक मैं बॉम्बे आ गई थी। अच्छा। उस टाइम पे मैं जॉब्स वगैरह करती थी, और मेरे स्कूल्स भी, कॉलेज भी चल रही थी, लेकिन 11th स्टैंडर्ड में थी मैं तब मैं ऐसे ही रैंडम, मैंने अपनी पहली फ़ोन खरीदी थी मोटोरोला, वो टैब की तरह आती थी ना, पहली सैलरी से। तो मैंने स्क्रॉल करते करते देखा तो एक ऐसे, क्योंकि सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि मुझे कुछ ऐसा करना था, क्योंकि मैंने एक स्टेप भी लिया था, मैं अपना घर छोड़ के आई थी। तो मेरे पापा ने मुझे बोला था कि जब तक तो कुछ करेगी नहीं तब तक मैं वापस गाँव नहीं जाऊँगा। तो आई रिस्पेक्ट ऑल प्रोफेशन, मैं ये नहीं बोल रही कि कोई छोटा बड़ा है, बट मुझे ऐसा करना था कि पूरी दुनिया जाने कि ओम प्रकाश सिंह की लड़की ने ये किया है, तो मुझे वो करना था। तो एक दिन ऐसे आउट ऑफ रैंडम, 2016 की बात है, रीसेंट मिस इंडिया बनी थी उस टाइम पे, और मुझे कुछ आइडिया नहीं था पैजेंट क्या होता है एंड ऑल। वहाँ पे लड़की को क्राउन मिल रहा था, और बहुत अच्छे तरीके से शाहरुख खान वगैरह स्टेज पे आए थे, और मुझे शाहरुख खान का भी उतना कुछ आइडिया नहीं था, सब एकदम डिज़ाइनर वगैरह। तो मैंने यार ये लड़कियाँ वहाँ जाके अगर क्राउन पहन सकती है तो मैं क्यों नहीं पहन सकती। वो पहला थॉट है कि ये करेंगे, और फिर मैंने अपना काम शुरू किया। तो गांव में कब तक थी आप? ऑन एंड ऑफ। और कौन से गांव में थी? यूपी में देवरिया में विक्रम बिशुनपुर है, और आपको पता नहीं होगा, वहाँ से शुरू हुई है जर्नी। कितने लोगों का गांव है वो? लोगों का नहीं पता। कितने परिवार में 50-100? हाँ, गाँव, हाँ, 100 लोग तो होंगे। 100 लोग होंगे। 100 लोग होंगे। अच्छा, मतलब 25-30 लोग पर परिवार हैं वहाँ पर। हाँ, अच्छा खासा है। तो आपकी क्या खेती बाड़ी या कुछ ऐसा है वहाँ, या क्या? मेरे पापा भी बड़े फौलादी रहे हैं बचपन से, तो वो भी मेरी तरह ऐसे घर बार छोड़ के अपना बाहर ही रहे, तो उतना खेती बाड़ी से उनको मतलब रहा नहीं है। अच्छा। मेरे पापा के पापा जो थे, दादाजी, जो अब रहे नहीं, हाँ। उन्होंने उनके लिए संजो के रखा था। अच्छा। तो अब वो पापा करते नहीं उतना, बट उनको दे दिया गया है कि घुंटा कहते हैं ना, कि कोई और बोएगा, तो वैसे पे रखा हुआ है। अच्छा, और मम्मी कहाँ की हैं? मम्मी हाउसवाइफ थी। नहीं, कहाँ की हैं? मम्मी वहीं बरमैया, कुशीनगर के पास में ही है। तो अरेंज मैरिज उनकी? अरेंज मैरिज, प्योर। हमारे घर में कभी लव मैरिज नहीं हुई है आज तक? नहीं, और ना ही होगी। परिवार में नहीं हुई? परिवार में ही नहीं हुई है कभी। खानदान में? खानदान में भी नहीं हुई है। कोई लव मैरिज नहीं करता, तभी शादियाँ चलती हैं। मान्या सिंह तो लव मैरिज करेगी? नहीं, मैं ये सब चीज़ों में, मतलब मुझे नहीं पता, मैं नहीं करूँगी। मुझे इतना पता है मैं लव मैरिज नहीं करूँगी, मेरे पास समय ही नहीं है ये सब चीज़ों के लिए। मिस इंडिया बनने के बाद कुछ बड़े
रईस घरानों के लोगों ने संपर्क किया होगा, कुछ इश्क दिखाने की कोशिश की होगी। हाँ मुझे पता है, ये जो ओहदा, लोग मुझसे नहीं मेरे हाँ, ओहदे से प्यार करने आते कुर्सी हैं। कुर्सी महत्वपूर्ण है। कुर्सी महत्व देती है। तो फिर मेरा बहुत सिंपल था यार, मुझे और आगे जाना है, मुझे सिर्फ यहाँ तक रुकना नहीं है। तो मेरा बहुत क्लियर था कि नहीं करना है, और मुझे सच में नहीं करना है। मैंने अपने पेरेंट्स को क्लियरली बोला हुआ है कि मुझे जो करना है मुझे करने दो, जिस दिन मेरा हो गया उस दिन मैं बोल दूँगी कि करवा देना। और वो मुझे बोलते तू तेरे लेवल का ढूंढना। मैं नहीं, मुझसे होगा नहीं, उतना टाइम नहीं है मेरे पास, सच में नहीं है। तो 21 के बाद 4 साल हो गए, 25 आ गए हैं। हाँ। तो ये 4 साल कैसे बीते हैं? क्या उपलब्धियां हैं? क्या वो खुमारी जो मिस इंडिया की खुमारी थी वो अभी भी है या उतर गई है, और वो एक नया फ्रेश आपको सोच के अब इंडस्ट्री में या बाकी जो कुछ कर रही है वो कर रही है? कुमारी की आप बात करें, वो तो हमेशा रहेगी। वो सिर्फ मिस इंडिया के वजह से नहीं थी, वो इन जनरल इनहेरिटेंट मेरे खून में है मेहनत करना। मुझे पता है कि अपने आप कुछ नहीं आएगा, मेहनत तो करनी है, बस खुद को ही रगड़ना है। कोई मुझे आके थाली में परोस के देगा नहीं, तो वो तो रहेगी। हाँ बात अलग है कि अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई, पहले थी नहीं। तो अब ये भी देख के चलना पड़ता है कि माँ पापा को देखना है, घर देखना है, क्योंकि मैंने दोनों ही पेरेंट्स को बंद करवा दिया काम करना, तो मैं ही सब देखती हूँ। भाई की पढ़ाई देखनी होती है, तो अब तो उसकी फाइनल ईयर है, अब इस साल पढ़ लेगा तो खुद कमाने लगेगा, विच इज़ लाइक गॉड ग्रेस, कोई सपोर्ट आएगा अब। बट आई एम ग्लैड एंड टचवुड, पता नहीं वुड कहाँ है, बट जो भी है टचवुड, मेरे पेरेंट्स काफ़ी 4 साल तक संभाला, घर खरीदा, दिया। अब वो खुद बोलते हैं कि तुम अब पढ़ाई कर लो, और तुम्हें कमाने की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, पैसे आए ना आए हम हैंडल कर लेंगे, तुम करो। तो जितना मैं चाहती हूँ कि मैं उनके लिए करूँ, उतना ही वो चाहते हैं कि वो मेरे लिए करें। तो हाँ, जिम्मेदारियों के साथ सपने देखने का बोझ अलग होता है, लेकिन वो जुनून कम नहीं हुआ है, और ना ही कभी कम होगा, क्योंकि मुझे पता है कि दिस इज़ नॉट द एंड। आई थिंक देयर इज़ बियॉन्ड वेयर आई कैन डू, मैं बहुत आगे जाऊँगी। तो मम्मी जो पार्लर में काम करती थी, पापा जो ऑटो चलाते थे, भाई की जो पढ़ाई का स्ट्रगल था, वो सब ख़त्म हुआ? खत्म तो कभी नहीं होगा ना सर। हाँ। हम जैसे या लोगों की मतलब ज़िंदगी में कभी स्ट्रगल कहाँ ख़त्म होता है। हाँ। हमारी उम्मीदें बढ़ती रहती हैं, हमारा लाइफस्टाइल सेम है, हम बहुत सिंपल तरीके से रहते हैं, लेकिन स्ट्रगल तो हमेशा रहेगा। आई मीन अभी पापा मम्मी बूढ़े हो रहे हैं तो उनकी हेल्थ इंश्योरेंस, उनका मेडिकल, उनका खाना पीना सब देखना पड़ता है। उनकी लाइफस्टाइल और अच्छी कर दी है मैंने, उनको घूमने जाना रहता है तो वो जाते हैं, तो वो रोक टोक नहीं रहता। वो मैंने कहा था ना कि जिधर वो उंगली रखे मैं चाहती हूँ कि वो मैं उनको दे सकूँ, तो वो सेम केस है। हाँ बट वो थोड़ा लिमिट में रख के उंगली रखते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इतना वो अफोर्ड कर सकती है। स्ट्रगल रहेगा, एंड आई एम ग्लैड कि वो है, क्योंकि स्ट्रगल है तभी मैं ये कर पा रही हूँ, वरना शायद 4 साल हो गए। एंड मेहनत तो लगती है ना, आज भी अगर मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में मेहनत कर रही हूँ, पढ़ाई करने का सोच रही हूँ, तो ये सब इसलिए है क्योंकि मुझे करना है, और मुझे मेरे पीछे कुछ है जिस चीज़ को मुझे ध्यान रखना है। तो मैं केयरलेस नहीं हूँ, मुझे पता है मुझे क्या करना है, तो वो स्ट्रगल है। तो आपको जो अर्निंग सोर्स है इन पिछले 4 साल में, वो मिस इंडिया बनने के बाद जो पॉपुलरिटी हुई है उससे मिलने वाला, एवं उससे मिलने वाले इवेंट्स हैं, या उससे मिलने वाले इंडोर्समेंट है, या उससे वही सोर्स है, या फिल्मों में जो काम करने की जद्दोजहद है, मेहनत है, स्ट्रगल है, उससे मिलने वाला सोर्स है? क्या है वो सोर्स? अब इनकम सोर्स की अगर आप बात करें तो ये 4 साल में तो मुझे इवेंट्स वगैरह ही मिले। उसके बाद मैंने एक और शो कर लिया था, तो उससे थोड़ा और फेम मिल गया था, तो लेट्स नॉट टेक द नेम। बट आई थिंक इस सोर्स से अभी तक मेरा घर चल रहा है। बीच में पापा ने अपना काम शुरू कर दिया था, वो भी ध्यान रख रहे थे। मैंने एक घर और ले लिया, तो उसको मैंने रेंट पे दे दिया, तो अब वहाँ से जो पैसे आते हैं वो रेंट से घर का खर्च चलता है। गांव में 2-3 मतलब हमने ऐसे रूम्स बना के रेंट पे दे दिए हैं, पापा ने बनाया, मैंने नहीं, तो वहाँ से उनका खर्च चलता है। अगर मुझे, और आई एम सेइंग कि थैंक्स भगवान जी का शुक्रिया कि अगर मैं कभी पैसों को लेके घबराती नहीं हूँ, आ जाते हैं। हाँ घबराहट होती है, आप जानते हैं मुझे, मैं कैसी हूँ, मैं बहुत सोचती हूँ, ऊपर वाला कुछ ना कुछ मैनेज कर देता है। देयर हैज़ बीन अ टाइम जहाँ मेरे अकाउंट में 0 रुपीज़ रहे हैं, और नेक्स्ट डे कुछ ना कुछ हो गया है, तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि हो जाएगा। अब ये 4 साल में मैंने सीखा है कि
खुद को शांत रखो, चीज़ें अपने आप वर्कआउट होंगी। वो कहते हैं ना सरेंडर करना होता है भगवान जी के सामने कि यार अब तू देख ले। अब वो वाला सीन है कि मैं मेहनत कर रही हूँ, अब तू देख ले, ये वाला है। हाँ, अब मैं पढ़ाई कर रही हूँ, मेरा इस साल से MBA शुरू हो जाएगा और 2 साल में MBA कर लूँगी, फिर मैं PhD कर लूँगी, फिर अपना ये तो चलता रहेगा यार। सपने हैं ना, सपने तो कभी बंद तो नहीं इन होने 4 साल के जो गैप टाइम है इसमें किसी इनकम टैक्स वाले से दोस्ती हुई है? हाँ किसी इनकम टैक्स वाले से दोस्ती हाँ, हुई है? काफ़ी दोस्त रहे मेरे। बीच में मैं UPSC के लिए सोच रही थी, बट इनकम टैक्स वाले डिपार्टमेंट, इनकम हाँ, टैक्स। IRS रेवेन्यू ऑफिसर्स वही सब देखते हैं ना। हाँ, क्योंकि अभी आपने जो बताया ना, 1 मकान यहाँ ले लिया, 2 मकान वहाँ ले लिए, वहाँ पे मैंने लिया, वहाँ लिया। बाकायदा इनकम टैक्स भरा है, GST भरा है, तो मैं तो वहाँ कभी चीटिंग नहीं करती हूँ। मेरे CA बड़े प्यारे हैं, गुल जी, वो हमेशा मेरा ध्यान रखते हैं और मैं अपना टैक्स टाइम पे पे करती हूँ, और सारा ब्लैक में नहीं, वाइट में पैसे दिए हैं मैंने। मिस इंडिया मान्या सिंह की नज़र में हिंदुस्तान क्या है? यार बहुत कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है ये। अभी तो हिंदुस्तान हिंदुस्तान बदल गया है, हिंदुस्तान बदल गया है। पहले डेमोक्रेटिक था, अब लोगों के पास ना वो क्या बोलते हैं, एक फ्रीडम ऑफ स्पीच कहीं ना कहीं अब जा रही है, और शायद हमको रियलाइज़ नहीं हो रहा है। बट सॉरी टू से, आई मीन मुझे लगता है कि अगर मैं चाहूँ दिल खोल के किसी चीज़ बोलना, तो लोग इतने क्विक हो गए अपना ओपिनियंस देने के लिए, अपनी चीज़ें रखने के लिए, कि आपको तुरंत जेल में डाल दिया जा रहा है। रिसेंटली आज ही मैं कोई न्यूज़ सुन रही थी, गुड़गांव में कोई लड़की ने कमेंट किया था अबाउट खान्स एंड ऑल दैट, उसको वेस्ट बंगाल की पुलिस उठा के लेके गई थी। सो वेयर इज़ द फ्रीडम ऑफ स्पीच? मेरा हिंदुस्तान बड़ा प्यारा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक साथ प्यार से रहते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन वो प्यार अब दिख नहीं रहा है, क्योंकि अब सब उसी पे लड़ भी रहे हैं। तो लोग ही मिला रहे हैं और लोग ही बांट रहे हैं। अगर हम एक साथ आ जाए, कहते हैं बंद मुट्ठी बहुत ताकत होती है, वैसे ही है। तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है कि आप ये सब बातें बोल भी पा रही हैं कैमरे के सामने? सोचो अगर ये बात किसी को बुरा लगे तो शायद मैं आपको कल जेल के पीछे दिखूंगी, बट इसके लिए हिम्मत होनी चाहिए। मेरे पास है हिम्मत, कितने लोगों के पास ओपिनियंस है, वो नहीं बोल पाते हैं। तो आपको लगता है कि ये कब से शुरू हुआ? आपको लग रहा है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच? ये मैं नहीं बताऊंगी, आप क्या बात कर रहे हो हरीश जी, ये यहाँ नहीं जाते हैं। अच्छा, वापस हम मिस इंडिया पर आते हैं। ये बताइए कि आपने इंटरव्यू के शुरू में 4-5 नाम लिए थे, प्रियंका चोपड़ा, लारा दत्ता, सुष्मिता सेन, ये आपने कुछ 4-5 नाम लिए थे जो हमारी कद्दावर मिस इंडिया बनी है, मिस यूनिवर्स बनी है, मिस वर्ल्ड बनी है। इनमें से कोई आपकी प्रेरणा थी मिस इंडिया के लिए? प्रेरणा तो कोई नहीं थी। मैं मिली सुष्मिता सेन से, मैम से, सॉरी आई शुड नॉट कॉल हर नेम। वो मुझे ऐसे सामने से पहचान गई, तुम्हारा नाम मान्या है ना, तुम मिस इंडिया रही हो, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। प्रेरणा नहीं थी, हाँ इंस्पिरेशन मैंने, एक होता है कि आप किसी को देख के मिस इंडिया बनते हो, मैं देख के किसी को मिस इंडिया नहीं बनी थी, मेरे हालात ने मुझे मिस इंडिया बनाया था। इंस्पायर मैं प्रियंका चोपड़ा से हुई थी, द वे वो अपने आप को कैरी करती हैं, सुष्मिता मैम द वे वो अपना ओपिनियंस रखती हैं किसी से डरे बिना, जैसे वो इंडिविजुअली इंडिपेंडेंट वुमेन हैं, तो ये लोग मुझे इंस्पायर करती थी। हाँ, किसी को देख के मिस इंडिया तो मैं नहीं बनी थी। नहीं, तो जो तैयारी करते हैं, रैंप वॉक करना है या जो, तो वो वहीं जाके सीखा या पहले से कुछ तैयारी? पहले से प्रैक्टिस की, वही मैं बोल रही हूँ ना, 2016 से मैंने अपनी रिसर्च करनी शुरू की कैसे चलते हैं, और अब तो सब कुछ अवेलेबल है यूट्यूब पे। आप IAS ऑफिसर बन सकते हो यूट्यूब पे पढ़ के, ये सारी अवेलेबिलिटी है हमारे पास, तो मैंने भी वही किया। तो मतलब यूट्यूब पर रैंप वॉक, मेकअप और वो सब चीज़ें सब तो वहाँ पर क्या करते हैं? वो वहाँ का प्रोसेस बताएंगे आप? जो मिस इंडिया में जो कॉन्टेस्ट, आप पहली बात तो वहाँ तक कैसे पहुँची? मिस इंडिया मुंबई में कैसे पहुँची आप? मुंबई में कहाँ से सेलेक्ट हुआ था? मतलब आपका सिलेक्शन मुंबई से सिलेक्शन हुआ था आपका या यूपी से? नहीं, मैं अप्लाई 2016 से कर रही थी, जब मैं 16 साल की थी, 16 नहीं 15 साल की थी, तब मैं 15 साल में कर सकते हैं? नहीं, मैं झूठ बोल के किया था मैंने, जस्ट क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस चाहिए था। वैसे भी एप्लीकेशन में आपको वो आधार कार्ड अब मांगते हैं, पहले नहीं मांगते थे, तो मैंने अप्लाई कर दिया, जस्ट मुझे जानना था कि उनका प्रोसेस क्या होता है।
वो मेरी क्यूरियोसिटी मुझे वहाँ तक लेके गई, फिर मैं उस पर वर्क करने लगी। फिर उसके बाद 2019 में जब पैंडेमिक आया, मेरा ग्रेजुएशन ख़त्म हुआ था और कोविड का शुरू हुआ था, तो पापा ने डिसाइड किया कि अब होगा नहीं, अब छोड़ देते हैं बॉम्बे। बिकॉज हम रेंट पे रहते थे और रेंट, काम नहीं था, कुछ नहीं था, पापा काम नहीं कर रहे थे, सब बंद था। तो हमने गाड़ी बुक की और हम सब, मेरे डॉग के साथ जितना भी छोटा मोटा सामान लेके हम चले गए गाँव। 2020 में कंपटीशन हुआ ही, 2019-20 में कंपटीशन नहीं हुआ क्योंकि पूरा लॉकडाउन था। 2021 में मुझे लगा यार करूँ क्या, गांव में थी तब मैं उस टाइम पे, एक बार आखिरी बार ट्राई करती हूँ। तो किया मैंने, वहाँ छत पे मैंने रिकॉर्ड किया, रैंप वॉक अप्लाई किया, सिलेक्शन हुआ। उन्होंने मेरे इंटरव्यू लिए, लाइक एंट्री पे भी इंटरव्यू होता है आपका, तो उन्होंने बोला कि आप बॉम्बे आ सकते हो क्या, तो मैं बॉम्बे गई। बॉम्बे जाने के बाद उन्होंने ऑफिस में भी नहीं बुलाया मुझे। एक मिनट, हाँ, लेकिन मुझे तो पता चला है कि आप बॉम्बे घर वालों को बिना बताए मैं पैंडेमिक में वापस गई थी ना, लेकिन अच्छा। मैं आई तो बैक इन 2014 में आई थी मैं। अच्छा, लेकिन पैंडेमिक के टाइम पे तो हम वापस चले गए थे, लेकिन जब वापस आए तो उस समय आप भाग के आई थी बिना बताए, कुछ ऐसी कहानी है ना? भाग के नहीं गए थे, घर छोड़ के आई थी मैं। अच्छा, घर छोड़ के मैं 2014 में, घर छोड़ के आने को भागना कहते हैं, जब आप बिना किसी को इन्फॉर्म करे आप जब आते हैं तो उसको भागना कहते हैं। अगर मैं भागी नहीं होती तो सर कहाँ मैं मिस इंडिया बनती, तब मैं किसी की बीवी बनती और 2 बच्चे हो जाते मेरे। बिना घर वालों को बताए आप? हाँ, उतनी हिम्मत करनी पड़ती है ना, आप बिना हिम्मत किए तो कुछ नहीं होता है। पैसे थे कुछ पैसे नहीं थे मेरे पास। जब वहाँ से आए थे तब कोई ट्रेन में आए बिना टिकट? आपको सब पता है तो मैं तो हाँ ही बोलूँगी। सब वो किस्सा सुनाइए ना, वो इंटरेस्टिंग है, वो लोगों को पता चलना चाहिए। लोगों को पता है इसीलिए मैं बार बार रिपीट हमारे शो में भी पता चलना चाहिए। अच्छा, सो जब मैं 2014 में मैं यूपी से बॉम्बे आई थी बिना पैसे लिए, घर छोड़ के, क्योंकि मुझे अपने परिवार से अलग रहना था और मुझे कुछ, मतलब मुझे पढ़ना था, मुझे शादी नहीं करनी थी। यूजुअली मेरे घर पे लोगों की शादियाँ 30 के बाद ही होती है, बट फिर भी तो मेरे पेरेंट्स बोलते थे कि ग्रेजुएशन भी हम नहीं करा पाएंगे, हमारे पास पैसे नहीं, क्योंकि उस टाइम पे कोई नहीं कमाता था, पापा भी गांव में क्या ही करेंगे वहाँ पे। तो मैं बॉम्बे आई। बॉम्बे पहले तो मैं हरिद्वार गई, वहाँ कुछ हुआ नहीं। उन लोगों ने बोला कि आप 12वीं जब क्लियर कर लोगे तो यहाँ शांति कुंज में एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, आप वो क्लियर करोगे तभी आपको एडमिशन मिलेगा। तो फिर मैं वापस घर आई, फिर दूसरी बार ट्राई किया तो पापा ने झांसी स्टेशन से पकड़ लिया था मुझे। फिर तीसरी बार ट्राई किया तब मैं बॉम्बे पहुंची, और बॉम्बे पहुंची तो 36 घंटे की जर्नी होती है, तो 36 घंटे में मुझे बहुत भूख लगी थी। अब मैंने एक दुकान, जब मैं कुर्ला स्टेशन पहुंची तो वहाँ दुकान वाला कि अंकल मुझे ना घर पे कॉल करना है। नहीं, मैंने एक आदमी से बोला कि मुझे ना घर पे कॉल करना है। कितनी उम्र थी उस समय? 14 साल या। तो कभी ये ख्याल नहीं आया कि कुछ हादसा हो सकता है? इतनी कहानियाँ सब सुनने में आती हैं। नहीं, अरे मेरे पास फ़ोन नहीं था, मुझे कुछ नहीं पता था, मैं कहाँ ही हादसा के बारे में पता, टीवी नहीं था हमारे घर में, कैसे पता चलेगा। मेरे लिए ज़िंदगी बहुत सिंपल थी, कुछ करना है तो बाहर जाके करो, खुद के दम पे करो। आई विश कि मेरा वो सोच अभी भी रहे ना, तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि वो मेरी सोच वैसी ही रहे जैसे 14 साल की जब मैं थी तब। अच्छा, फिर क्या वो दुकान वाले के पास गए? नहीं, पहले मैं एक आदमी के पास गई, मैंने मुझे भूख लगी तो उस आदमी ने मुझे 1 रुपये दिए। अब मेरे पास चॉइस थी, 1 रुपये में STD कॉल करो या तो एक लेयर चॉकलेट आती है उसके अंदर चॉकलेट भर के वो खाओ, और मुझे बड़ा पसंद था। तो मैंने STD वाले अंकल को बोला, अंकल मैं गुम हो गई हूँ, मेरे पेरेंट्स को कॉल करना है और मुझे ये चॉकलेट भूख भी लगी है। तो उसने मुझे एक लेयर चॉकलेट दिया और मुझे STD कॉल करने दिया। अब मैं थोड़ी सी समझदार निकली, मैं हमेशा पापा मम्मी को बोलती थी, क्योंकि ये मेरा तीसरा अटैम्प्ट था घर छोड़ के जाना। तो मैंने बोला था कि मैं अगर अब जाऊँगी तो मैं मुंबई जाऊँगी, और अगर आपको मैं 10-12 घंटे कहीं ना मिलूँ तो आप लोग ट्रेन पकड़ लेना। तो वो जब मैंने कॉल किया तो पापा ने बोला कि हम ऑलरेडी ट्रेन में हैं और हम अगले 12 घंटे में पहुंच जाएंगे। और मैं 12 घंटे स्टेशन पे ही वेट कर रही थी। एक भले आदमी ने मुझे बिस्किट का पैकेट दिया था, मारी बिस्किट, जिस बेचारे का बैग भी किसी ने चोरी कर लिया था, तो उसको तो मैं कभी नहीं भूलूँगी। तो वही वहीं से मेरे और मेरे परिवार की जो जर्नी वहीं से शुरू हुई। अगर मैं नहीं निकलती तो हम सब, मेरे माँ पापा, मेरा छोटा भाई, वहीं गांव में छोटे तुम्हारे आने के बाद फिर वो लोग बॉम्बे आके रहने शुरू किया। क्योंकि हम सब उस छोटे से कमरे में, मतलब इतना ही छोटा कमरा था और काला सा कमरा, छोटा सा विंडो,
कोई खाना वाना पकाने नहीं देता था, बिकॉज नेबर्स, पट्टीदार कहते हैं ना गांव में, वो लोग भी पसंद ही नहीं करते थे हमें। पापा का कुछ नहीं हो रहा था तो हम फंस जाते। तो मैं आई तभी सबकी जर्नी स्टार्ट हुई, फिर हम यहाँ आके अपना शुरू हो गए। तो यहाँ आने के बाद क्या किया? पापा ने फिर ऑटो चलाना शुरू किया? पापा को वही और आता मम्मी पार्लर में नहीं, मम्मी पहले कलेक्शन करती थी। बॉम्बे में एक सिस्टम होता है कि छोटे छोटे कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं ना, लोग पैसे जमा करते हैं। अच्छा। तो छोटे छोटे जो बिजनेस वाले होते हैं वो उनके वहाँ रोज आते हैं, पैसे देते हैं, बुक में लिखते हैं, वो कलेक्शन जमा होता है। ओके। तो वो करती थी मम्मी काफ़ी समय तक। वो मतलब लिटरली 20-20, 25-25 किलोमीटर चलती थी, मैं उनके साथ चलती थी। तो ऐसे ऐसे ही मेरी जर्नी शुरू हुई। मैंने बोला यार, फिर मैंने भी जॉब पकड़ लिया क्योंकि मुझे खुद के लिए कहाँ जॉब किया पहले? पहले जॉब किया था मैंने, पहला जॉब था मेरा पिज़्ज़ा हट में। 14-15 साल की उम्र में? मैंने तो आधार कार्ड भी नहीं दिया था, उनको पता भी नहीं था मैं 14 साल की हूँ। अच्छा। मेरा मैनिपुलेशन पावर बहुत स्ट्रांग है। मतलब मैनिपुलेशन नहीं, तो लोग घुमाती बहुत। पिज़्ज़ा हट में जॉब करने से पहले पिज़्ज़ा खाया था कभी? नहीं। वहाँ रह के खाया? वहाँ रह के खाया। वहाँ रह के पता चला कि क्या होता है क्या होता है पिज़्ज़ा। अब तो मैं बना भी लेती हूँ। तो अब तो मैं पिज़्ज़ा हट में जाती भी नहीं हूँ। अच्छा। अब मुझे पिज़्ज़ा तो पसंद। कितने पैसे मिलते थे यदि आप बताना चाहें? मेरी पहली सैलरी 7,000 थी। 7,000? क्योंकि उन लोगों को पता नहीं था ना कि मैं 14 साल की हूँ। मैंने मैनेजर से बात की, मैंने बोला मेरे पास आधार कार्ड है नहीं, सब गांव में छूट गया और मैं अर्जेंट बेसिस पे यहाँ पर आ गए हैं और मुझे जॉब चाहिए। तो कौन से वाले पिज़्ज़ा हट में किया आपने? वहीं जहाँ मैं अभी भी रहती हूँ, कांदीवली। कांदीवली में? हाँ। अच्छा। तो शुरू में भी वहीं पर ही रहने लगे आप? कांदीवली में? कांदीवली इज हब। अच्छा। लाइक वहीं हम रहते थे, आज भी हम वहीं रहते हैं और वहीं मैंने घर भी खरीदा है। तो उस समय कितना किराया था घर का जब आपने लिया? याद नहीं है मुझे, कैसे पता है, पापा पे करते थे। अच्छा। मुझे ये पता है कि मेरे मिस इंडिया बनने से पहले हम 3,500 पे करते थे, फिर हम 7,000 पे करते थे, फिर थोड़े टाइम पहले, अभी 2 साल पहले हम 25,000 पे करते थे। अब हम पे नहीं करते, अब लेते हैं। अब लेते हैं। वेरी गुड। तो ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि एक लड़की जो 14 साल में घर वालों को बिना बताए आके मिस इंडिया बन जाए। जो लोग देख रहे हैं कृपया ये फॉलो ना करें। नहीं करो। अपनी मेहनत से घर वालों को बता के अपने सपनों को पूरा करना है। इस तरह से सपने को पूरा नहीं करना है, ऐसे दबंग नहीं बनना है। तो माहौल अच्छा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपको अपने सरकार पे भरोसा नहीं है। हमें सरकार पे भरोसा है, लेकिन हमें इतना दबंग नहीं बनना चाहिए। खैर, ये जो सपना, मैं वापस फिर से आता हूँ, ये मिस इंडिया का आज का भी सपना है ना। आपके जीतने के बाद भी जो मिस इंडिया बनने का सपना है वो सिर्फ अमीर घर की लड़कियाँ देखती हैं। आपने भी देखा होगा कि उस समय भी जो स्ट्रगल करने भी आती हूँ ना मिस इंडिया के कॉन्टेस्ट के लिए, वो गाड़ियों से और उस तरह से ही आती होंगी। तो वो सपना आज भी आपके आने के बाद भी टूटा नहीं है। तो इसके लिए क्या आप मैसेज देना चाहती हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ अपने समकक्ष लोअर मिडिल क्लास वालों को क्या ये सलाह देना चाहिए? आपके प्रश्न में ये जवाब है ना। मेरे आने के बाद भी हिम्मत नहीं टूटी है, मतलब ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि वो एक ऐसा स्टेज है जहाँ आप रात दिन मेहनत करोगे भी तो आपको नहीं पता कि सामने वाला आपके लिए क्या सोच रहा है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी की डोर, आपके फ्यूचर की डोर किसी और के हाथ में है। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो? खुद पे मेहनत कर सकते हो, दिल जान से मेहनत कर सकते हो। और यस, मैं हमेशा कहती हूँ, मैंने अपने पढ़ाई के साथ मिस इंडिया की प्रिपरेशन की थी। क्योंकि जब हम अपनी हॉबी को, अपने सपने को प्रोफेशन बनाने के पीछे भागते हैं, मैंने अभी ये सीखा है, बाय द वे, ये स्टेटमेंट मुझे अभी पता चली है कि जब हम अपने सपनों को अपना प्रोफेशन बनाने के पीछे दौड़ते हैं तो हम एंग्जाइटी, डिप्रेशन, एक प्रेशर, सोसाइटी प्रेशर, ये क्या बोलेंगे, वो क्या बोलेंगे, हमारा फ्यूचर क्या है, तब हम बहुत प्रेशर में आके कुछ ना कुछ गलत कर देते हैं या डेस्परेट होकर कोई गलत डिसीजन ले लेते हैं। लेकिन अगर आप अपने सपने को अपने सपने की तरह ट्रीट करोगे और अपना प्रोफेशन चलता रहेगा, लेकिन आप पढ़ते रहो, मेहनत करो अपनी पढ़ाई पे, और एक इंसान बहुत सारे काम कर सकता है, मल्टीटास्कर हो सकता है, मैंने भी किया है। तो मैं हर यूथ को यही बोलूँगी कि अपने आप को लिमिटेड मत रखो। मैं नहीं बोल रही प्लान बी रखो, सपना कभी प्लान नहीं होता है, सपना सपना होता है यार, सपने के लिए हम जीते मरते हैं। लेकिन एक चीज़ ऐसे रखो कि आप अपने आप को एक स्टेबल बैकअप दे सको। लाइक
मुकेश भट्ट सर से जब मैं मिली थी तो उन्होंने मुझे बोला था कि देखो मान्या, तुम्हें बनना एक्ट्रेस है, राइट, तुम उस सपने को जियो, मेहनत करो, लेकिन साथ में कुछ करो सो दैट अपने मेंटल पीस को अपने हाथ में रखो कि मैं बिज़ी हूँ, मैं कुछ ना कुछ कर रही हूँ। अपनी ग्रोथ हमेशा चालू रखो, क्योंकि आप इवॉल्व होते हो, नहीं तो आप ओवर थिंकिंग के प्रोसेस में जाते हो। और ये आई थिंक बहुत सारे यूथ आज फेस कर रहा है, क्योंकि वो क्रिप करता रहता है कि मुझे नहीं मिल रहा है, मुझे जो चाहिए नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। सबको सब मिलता है, सिर्फ दिल लगा के मेहनत करने की देरी होती है। हाँ, पेरेंट्स नहीं मानते हैं, पेरेंट्स तो गलत नहीं होते, उनको भी लगता है कि हमारा बेटा या बेटी अनस्टेबल करियर में क्यों जाए, लेकिन वो बिलीफ आपको उन्हें दिखाना पड़ेगा कि हमारा बेटा और बेटी उस लायक है क्यों कर सकता है। मतलब मेरे घर में स्लीवलेस पहनना भी अलाउड नहीं है, लेकिन अब ये उल्टा हो गया है। मतलब मैं बड़े बड़े कपड़े पहनती हूँ, मेरी मम्मी बोलती है थोड़ा तो मिस इंडिया की तरह रहा कर। तो कहते हैं ना, सिक्के बदलते हैं यार, दुनिया बदलते देखी है मैंने, लोग बदलते देखे हैं मैंने, इसलिए कहते हैं कि मैं 24 की उम्र में 45 की तरह सोचती हूँ। तो इट्स द सेम थिंग, ज़िंदगी से सीखो, मेहनत करो, ईमानदार रहो, किसी से धोखा मत करो, अपने पैसे बचाओ क्योंकि आपकी सेविंग्स ही आपको काम आएंगी, और ज़िंदगी जीने, कहते हैं ना, खुल के जियो। वो आएगा एक समय जब जीना। मेरा फ़िलॉसफी अलग है, इन्जॉयमेंट आप एक टाइम के बाद करो, लेकिन जब 27-28 तक खुद को इतना रगड़ो कि जब 29 और 30 में जाओ ना, तो लगे कि आपने एक अपने लिए जो एम्पायर खड़ा करता है ना, खुद के लिए कर दिया है। तो वो हमेशा एक गोल रहना चाहिए। मैनिफेस्ट करती हैं? क्या सर, क्या बात कर रहे हो, सपने देखते हो। मैनिफेस्ट ये नया एडवांस वर्ड है, वो मुझे नहीं पता। तो अभी क्या सपना है? वो नहीं बता रही मैं। मैं जो आपसे मिलने के बाद जो आपकी जर्नी देख रहा हूँ, कि आपका पूरा रुझान जो है वो काफ़ी हद तक फिल्मों की तरफ, फिल्मों में अभिनय करना है। और मैं जब पहली बार मिला था तो मैंने आपको बोला भी था कि आपकी जो आंखें हैं बहुत एक्सप्रेसिव हैं, और मेरी फेवरेट हीरोइन स्मिता पाटिल है, मुझे वो आपकी आंखों से वो झलक दिखाई देती है। तो ये 3 साल की 4 साल की जर्नी फिल्मों के लिए यदि मैं बात करूं तो कैसी रही है, क्या अनुभव है? बहुत अच्छा अनुभव है। मैं बहुत अच्छे लोगों से मिली हूँ, बहुत अच्छे लोगों से जुड़ी हूँ, बहुत अच्छे लोग मुझे बहुत प्यार से रखते हैं। मैं अच्छे लोगों से कनेक्ट हुई हूँ, जैसे आप, जैसे बहुत लोग हैं, उनका नाम नहीं ले सकती मैं, बट हैं। उनको मैं बहुत यूनिक दिखती हूँ, उनको लगता है कि मैं बाकी लोगों की तरह नहीं हूँ, मैं फेक नहीं करती, तो वो एक परिवार बन गया है मेरा वहाँ पे भी। हाँ, मैं साथ साथ पढ़ाई भी कर रही हूँ, मैं साथ साथ चीज़ें अपना कहीं ना कहीं काम करती रहती हूँ, तो ज़िंदगी मेरी चल रही है और हो जाएगा सब कुछ। तो आपको लगता है कि स्मिता पाटिल की जगह नहीं? हाँ, नहीं, हाँ, आपको ये लगता है कि मतलब आप ऑप्शन लेके चल रहे हैं कि मुझे क्या MBBS MBA करना है और फिल्मों के लिए करना है, तो वहाँ नहीं हुआ तो चलो यहाँ से, तो फिर किस लिए? मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला हाँ। कि फिल्में मेरा सपना है, मुझे पसंद है काम करना, मुझे किरदार निभाना, मुझे एक्ट करना, अभिनय करना मुझे बहुत पसंद है, और ये चीज़ बहुत नेचुरल आती है क्योंकि मेरी ज़िंदगी का तजुर्बा वैसा है। मुझे बाहर जाके सीखना नहीं पड़ता कि आप अगर कोई किरदार आपको मिलता है तो आपको सीखना पड़े। मुझे पता है वो मेरे अंदर है, मैंने देखी है वो लोगों को, देखा है लोगों को चलते, खाते, बैठते, उठते, सोते, गरीब को रोते, सब कुछ देख लिया है मैंने, तो मेरे लिए वो बहुत आसान है और मुझे वो चीज़ मज़ा आता है। लेकिन मैं MBA इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे सर पे एक है रिस्पॉन्सिबिलिटी, और पढ़ना कोई बुरी बात नहीं है, किताबें पढ़नी पड़ती है अभिनेता को, तो वो चीज़ के लिए मैं पढ़ रही हूँ। मुझे नौकरी नहीं करनी, मुझे पता है मुझे नौकरी नहीं करनी, मुझे जो चाहिए वो मैं करके रहूँगी, उसके पहले मैं सोने वाली नहीं हूँ। तो MBA इज़ नॉट प्लान बी, मैं प्लान बी वाली लड़की हुई नहीं, मैं सिर्फ अपने आप को शांत और काम रखना चाहती हूँ। मैं डेस्परेट नहीं होना चाहती कि मुझे काम नहीं मिल रहा, क्योंकि समय लगता है जब आप आउटसाइडर होते हो और आप उस इंडस्ट्री में जा रहे हो जहाँ पे हर किसी को अभिनेता बनना है। इस दुनिया, भारत के देश में 70% जो लोग हैं उनको एक्टर बनना है, बट वो नहीं बन पाते, और वो कुछ लोग होते हैं जो बहुत डेस्परेट होते हैं और कुछ गलत डिसीजन ले लेते हैं। मैं नहीं लेना चाहती,
मुझे पता है समय लगेगा, और मैं कर सकती हूँ इंतज़ार, मेरे पास पेशेंस है। लेकिन क्या मैं इस दिमाग को कंट्रोल, अपने कहते हैं चित्त को कंट्रोल में रखना, वो रहता है जब आप अपने आप को व्यस्त रखते हो। तो मैं पढ़ाई करना ये नहीं कि मुझे नौकरी करनी है, मैं पढ़ाई इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे पढ़ना है, खुद को इवॉल्व करना है। आज मैं अगर अफोर्ड कर पा रही हूँ, अगर मुझे कोई कॉलेज MBA दे रहा है स्कॉलरशिप पे, बिकॉज मैंने कुछ प्रीवियसली किया है, तो मैं उसका फ़ायदा उठाऊँगी ना। पढ़ाई तो कहीं भी नहीं जा रही, डिग्री तो मेरे पास रहेगी। मैं इवॉल्व एज अ पर्सन होंगी। कल मैं पढ़ाई नहीं अफोर्ड कर पा रही थी, मेरे पास तो 8 तक के सर्टिफिकेट्स नहीं है, मेरे पास 8 तक के एक भी सर्टिफिकेट्स नहीं है। पहले मैं अफोर्ड नहीं कर पाती थी, अब मैं कर पा रही हूँ, मैं करूँगी पढ़ाई। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ प्लान बी, इट्स बिकॉज आई वॉन्ट टू बी हैप्पी। आप जैसी लड़की के लिए हमारे इंडस्ट्री में कौन से ऐसे निर्देशक हैं जो आपको लगता है कि आप उनके फिल्मों में फिट बैठती हैं? बहुत लोग, जैसे बताइए, बहुत कुछ नाम बता सकते हैं? अनुराग कश्यप, सुधीर मिश्रा, हनीत रेहान, संजय पुराण सिंह, आशुतोष कुलकर्णी एंड ऑल दैट। ये जितने भी डायरेक्टर्स मैं जानती हूँ वो काफ़ी रुझान रखते हैं। सुदीप शर्मा, ये अभी नए लहजे के डायरेक्टर्स हैं। ई निवास, राम गोपाल वर्मा जो अभी बनाएंगे फिल्म, अब बनाए ना बनाए उनका कॉल है, बट बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर्स हैं। संतोष सिंह, ये डायरेक्टर्स, प्रकाश झा, ये डायरेक्टर्स काम करते हैं। और मेरी जैसी लड़की नहीं, सिंपल, मैं एक अभिनेता हूँ, जैसी वैसी फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अच्छा एक्ट करती हूँ और मुझे पता है मुझे एक ना एक दिन मेरी कला और मेरी मेहनत का फल मिलेगा। और सपना तो कुछ और है, वो तो अपना होता रहेगा। मतलब आपका कहना है कि जो अनुराग कश्यप वाली जो लीग है या उस तरह के जो डायरेक्टर हैं, उस तरह के डायरेक्टर के साथ आपका मुझे काम, हाँ, क्योंकि उनकी कहानियाँ लोगों तक पहुँचती है, उनकी कहानियों से लोग कनेक्ट करते हैं, उनकी कहानियाँ रूटेड होती हैं, उनकी कहानियाँ लार्जर देन लाइफ नहीं होती, उनकी कहानियाँ बड़ी सॉफ्ट हार्टेड होती है जो हर कोई कनेक्ट कर पाता है। और मेरे लिए अभिनय करने का मतलब ही ये है कि मैं हर इंसान में दिखूं या हर इंसान खुद को मुझ में देख पाए। और अगर ये मुझे एक ऐसे निर्देशक के थ्रू मिल रहा है तो मैं क्यों ना उन लोगों के साथ काम करूं। वैसे मैं ऐसे सिलेक्टिव नहीं रखती, मैं जिसके साथ काम करने मिलेगा मैं करूँगी, लेकिन स्पेसिफिकली अगर मेरी चॉइस है तो यही डायरेक्टर्स हैं जो किरदार को जीवन देते हैं। आपको कभी ऐसा लगा कि आपके रंग की वजह से, आपकी हाइट की वजह से, आपकी फिगर की वजह से आपको रिजेक्शन सुनने को मिला हो, झेलने? सर, मैं हॉट कंसीडर होती हूँ। स्मिता पाटिल, तब्बू, सोच लो, रूल करने वाली लड़कियाँ मेरी ही जैसी हैं। कलर और हाइट और बॉडी से कुछ नहीं होता, मैं अच्छी दिखती हूँ। आपने कुछ अपने इंटरव्यू में बोला है कि रिजेक्शन मिला है उससे? रिजेक्शन मिस इंडिया के टाइम पे मिला है, फिल्मों के टाइम पे रिजेक्शन नहीं मिला है। फिर उस समय मिला? हाँ, रिजेक्शन फिल्मों में आप कितने अच्छे अभिनेता हो वो फ़र्क पड़ता है। अभी फिल्म जैसे जैसे किरदार आएंगे, ऑडिशंस होंगे, इट्स एग्ज़ाम, टाइम लगेगा। मिस इंडिया के टाइम पे हुआ था। मिस इंडिया का डेफिनेशन ऑफ मिस इंडिया डिफरेंट है। सुष्मिता के बाद बहुत कम ऐसी लड़कियां हुई हैं जो सुष्मिता की तरह दिखने वाली मिस इंडिया बनी है। तो मिस इंडिया पैजेंट इज़ ऑल अबाउट डिफरेंट गेम, बट फिल्म इज़ ऑल अबाउट डिफरेंट गेम। यहाँ पे आप जब तक, अगर कोई फिल्म है जिसमें पूरी कास्ट ही गैंग्स ऑफ वासेपुर, उसमें कोई मतलब लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर है ही नहीं, बट वो फिल्म हम देख के ऐसा लगता है यार ये फिल्म है, हम इसकी तरह बन सकते हैं, हम ये बन सकते हैं, हम उसकी तरह बन सकते हैं। तो जब इंसान आपसे कनेक्ट करने लगे वही तो फिल्म होती है ना। आपको जब आप शीशे में खुद को निहारती हैं तो आपको क्या लगता है कि आप में कौन सी ऐसी कशिश, ऐसी चीज़ है जो आपको एक अच्छी अभिनेत्री साबित कर सकती है? मेरी आंखें बहुत एक्सप्रेसिव है, बहुत यूनिक है, मिलती नहीं है सबको। मैं तो खुद को देखो तो क्या बात है मान्या, इतनी सुंदर आंखें। कुछ साल पहले लगता था मर गई हैं तेरी आंखें, बट अब तो मतलब कहते हैं ना कि वो मरी हुई नहीं थी, वो सिर्फ एक सांस ढूंढ रही थी और जो मिल गई। तो मुझे पता है मेरी आंखें और मेरी आवाज़, और क्या चाहिए इंसान को। आपने पिछले कुछ समय पहले, कुछ महीनों पहले एक्टिंग कोर्स भी किया है। हाँ, उसके बारे में बताइए। वो कोर्स मुझे अनुराग सर ने करवाया था। अच्छा। बैरी जॉन सर का। ओके। अमेजिंग टीचर, वो उनका मेरा, वो भी थे बैरी जॉन साहब थे। हाँ, वही पढ़ाते हैं। अच्छा। फ्री बर्ड्स है अंधेरी में। हाँ।
पढ़ाते हैं वहाँ पे, मैं हर महीने उनसे जाके मिलती हूँ और हम बैठ के बाकायदा, लंच टाइम उनका होता है 12 बजे, बाकायदा आधा घंटा पॉलिटिक्स की बातें करते हैं, फिल्मों की बातें करते हैं। अब तो बहुत बूढ़े हो गए हैं, बट आई होप कि उन 100 साल के ऊपर जाएं। बट गुरु हैं वो मेरे, बहुत सिखाया उन्होंने। लेकिन बैरी जॉन ने तो शाहरुख खान, मनोज बाजपेयी इन जैसे लोगों को तराशा है, तो उन्होंने क्या बोला आपको जब आपने कोर्स पूरा कर लिया? तो एक होता होगा ना, उसके बाद फिर बात बोलते होंगे कुछ, जितने भी लोग पार्टिसिपेट किए होंगे एक्टिंग में, तो उन्होंने आपके लिए सीधा बोला था कि देख, तुझे पता है मेहनत कैसे करते हैं और तू मेहनती है, तू करती भी है, मेहनत कर, हो जाएगा। तुझे पता है आसान नहीं है, बट हो जाएगा। तो उनको पता है कि उनको बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने मेरी एक्टिंग देखी है, उन्होंने एक मेरा प्ले डायरेक्ट किया है, काफ़ी खुश हुए हैं वो उससे। मतलब इन हाउस प्ले, मतलब वो हाँ, जो हाँ, उसका हाँ। तो उसमें एक्टिंग में जब आपने एक्टिंग कोर्स कर रही थी, तो उसमें क्या डांस, अब कैसे डायलॉग डिलीवरी करना है, क्या क्या सब सिखाते हैं? सिखाते हैं, सब सिखाते हैं। कितने टाइम का था ये कोर्स? 3 महीना। अच्छा, तो अनुराग कश्यप जी ने आपको बोला कि वहाँ से करोगे तो अच्छा रहेगा? एक्चुअली उन्होंने पैसे दिए थे मुझे, कितना 2,75,000 रुपये लगे थे। अनुराग कश्यप सर ने फीस भरी थी मेरी। वाह। या आपको लगता है कोई और भी ऐसा रहा होगा जिसकी फीस भरी हो अनुराग कश्यप? भरी होगी, उनका वो बहुत मदद करते हैं लोगों की। तो उनको क्या फ्यूचर में दिखाई देता है कि मान्या सिंह को लेना है तो उससे एक्टिंग कोर्स करवा लो और फिर इसको हम यूज़ करेंगे? उनको कुछ तो क्रेडिटेबिलिटी देखी होगी ना। कोई इंसान 10 रुपये नहीं देता, उस इंसान ने मुझे 2.5 लाख 3 लाख रुपए दिए इन शॉर्ट, जीएसटी लेके 3,20,000। हाँ, अब उस इंसान ने अगर उतना पैसा दिया है तो मतलब कोई तो बात होगी। मेरे दर्शकों, यदि आप में लगता है कि आपको टैलेंट है तो आप अनुराग कश्यप के पास पहुंच जाइए। अरे क्या और आपका भी चांस है कि वो बैरी जॉन के यहाँ आपको वही मौका दिला सकते हैं। नहीं, उन्होंने मेरी बहुत मदद की है और मैं किसी के हिस्से की मदद कभी मारती नहीं। अगर उन्होंने मदद की तो की है भाई, और मैं हमेशा उनकी शुक्रगुजार तो उनके रहूंगी। संपर्क में कैसे आ गई? मुझसे काम मांगने गई थी मैं, काम मांगने नहीं गई थी एक्चुअली। मैंने उनको एक बार ऐसे बोला था कि सर मुझे जानना है कि क्या मैं कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे खुद पे भरोसा नहीं था। आफ्टर मिस इंडिया बहुत सारे ऐसे सिचुएशन आई जहाँ पे लोगों ने बोला कि यार बॉलीवुड इज़ नॉट फॉर यू, फिल्म इंडस्ट्री इज़ नॉट फॉर यू, बट मुझे वो बोल बोल के लोगों ने मेरा कॉन्फिडेंस तोड़ दिया था। तो मैं इनके पास, सर के पास गई। किसने बोला ये बॉलीवुड नॉट फॉर यू? बहुत लोगों ने बोला। नहीं, मतलब इंडस्ट्री के लोगों ने, बाहर के लोगों ने? पैजेंट के लोगों ने बोला। अच्छा। तो फिर जब मैं सर के पास गई, सर ने बोला तू कर लेगी, मेहनत कर, इतनी अच्छी एक्टर बन कि लोगों के पास दूसरी चॉइस ही ना हो। वो चीज़ मुझे लगी कि यार इतना अच्छा अभिनेता बनो, कोई और दूसरा तुम्हारे अलावा चूज़ ही ना कर पाए। तो जैसी मेरी जानकारी है, अनुराग कश्यप तो बॉम्बे नहीं रहते ना शायद? नहीं, अभी शायद वो कहीं और रहते हैं। साउथ में कुछ सुन रहा था मैं, साउथ में रहते हैं। हाँ, बैंगलोर में रहते हैं। बेंगलोर में रहते अभी वो वहीं काम करते हैं। हैं। जब हम बात कर रहे थे तो आपने एक हल्के से एक ऐसा शब्द, सेंटेंस बोला था जो हमारे कैमरे में कैद नहीं हो पाया था। मैं उस सेंटेंस पर वापस आके क्लियरिटी चाहता हूँ आपसे। या हम वैसी बात करते हैं तब भी मुझे पता है कि आप कहती हैं नहीं इसकी बात नहीं करते। बिग बॉस जैसे प्रोग्राम की बात क्यों नहीं करना चाहती हैं आप, ये मैं जानना चाहता हूँ। इतना पॉपुलर शो जिसको सलमान खान होस्ट करते हैं, उसकी आप बात नहीं करना चाहते, जबकि मुझे लगता है कि बहुत सारे फ़ैन फॉलोइंग आपकी बिग बॉस से भी आपकी है। नहीं, मैं रुकी कहाँ थी उधर, 3 हफ्ते तो रुकी थी। कितनी भी देर रुकी थी, लेकिन बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला है या मुझे हिंट दिया कि वो या हम जाते हैं यदि बिग बॉस पे और उस पर, तो पता चलता है कि आपको बहुत सारे लोग इसलिए भी चाहते हैं कि आप बिग बॉस में थी। वो शो का मैं कभी बुरा नहीं बोलूँगी, वो शो ने मुझे उस लायक समझा कि मुझे उतना बड़ा स्टेज दिया, विच आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल। जैसे मैं टाइम्स ऑफ इंडिया की रही हूँ, फेमिना की रही हूँ, तो बिग बॉस इज़ समथिंग मुझे लगता है कि मुझे नहीं चूज़ करना चाहिए था, क्योंकि वो मैं नहीं हूँ। मतलब मैं जो वहाँ थी वैसी मैं हूँ ही नहीं। तो मैं अपनी ज़िंदगी में वो डिसीजन जो मैंने मजबूरी में लिया, वो क्यों मैं याद करूँ। मजबूरी मतलब पैसे मिले होंगे ना आपको? वही तो मजबूरी थी ना। अच्छा, पैसे की मजबूरी थी आप तब ही किया था मैंने, क्योंकि उसमें जो मैंने तो देखा नहीं, लेकिन मुझे जो मैंने मेरे भी नहीं देखा। परिवार वालों ने बताया उसमें कि वो ऐसे चीखती चिल्लाती थी, ऐसा कुछ करती, तो वो आपका कैरेक्टर नहीं है। वो मेरा कैरेक्टर हाँ, है नहीं। और वो आपको करना पड़ता है वहाँ पर। हाँ, तो
वो चीखना चिल्लाना वो स्क्रिप्टेड था? आप वही पूछोगे? नहीं, मैं नहीं पूछ रहा हूँ स्क्रिप्टेड था, आपने बोला है। नहीं, स्क्रिप्टेड नहीं होता है, बट वो सिचुएशन ऐसी होती है। हाँ, क्योंकि मैंने कभी बिग बॉस देखा नहीं है और ना ही देखा था जाने से पहले। मुझे लगा था मैं जो हूँ मैं वो बनूंगी, हो जाएगा। बट जब वो वहाँ के बाकी लोग बिलो द बेल्ट जाके अपने परिवार को, आपकी एक चीज़ जो अपनी ज़िंदगी में आपने इतनी मेहनत की उसको कमाया और उस पर वो गाली देंगे, तो आप नहीं सह पाओगे। मैं तो नहीं सह पाऊँगी। तो बर्दाश्त की क्षमता कम थी मेरे अंदर, बट अब शायद ज़्यादा हो गई है। अब मैं रिएक्ट नहीं करती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप मजबूरी में कोई डिसीजन लेते हो तो आपको मूव ऑन करना चाहिए, ना कि आप वहाँ बैठ के। मैं चाहती हूँ कि मैं अपना दूसरा नाम बनाऊँ रादर देन बिग बॉस के नाम से जाने जाने वाली मान्या। मुझे चाहिए कि लोग मुझे मान्या सिंह के नाम से जाने। हम अपने इंटरव्यू के आखिरी पड़ाव पर हैं। थैंक गॉड। हम ये जानना चाहते हैं कि आपने कोई टारगेट रखा है कि मुझे अपने आप को इतना समय मैं देती हूँ फिल्मों के लिए, या नहीं मैं ट्राई करती ही रहूँगी, मैं करती रहूँगी, मुझे सफल होना ही है? देखिए, मुझे तो होना है। ट्राई करना ना करना उसके हाथ में है। मुझे पता है मुझे होना है। मेरा कोई और कंपटीशन है ही नहीं। मेरा कंपटीशन मैं ही हूँ। तो मुझे खुद से लड़ना है कि मैं खुद को गिव अप नहीं होने दूँ, गिव अप करने ही नहीं दूँगी। तो ये मेरा टारगेट है बस। अब आप उसको ट्राई में लें या उसको कोशिश में लें, आप जैसे लेना ले सकते हैं। मतलब आप मिस इंडिया की तरह यहाँ भी सफल होंगी ही होंगी। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और ऐसे ही मिलते मिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए Yes, और आप भी। सफल होते रहिए। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया।